देखिए, अपने वीडियो के इस पार्ट में प्रीवियस वीडियो से ही हम इसको कंटिन्यूशन में लेते हैं। हमने स्टार्ट किया है, उसमें मेन आपका पॉइंट था रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, सरकार का क्या रोल है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सरकार के द्वारा ही पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है। जितने भी शुरू से लेके आखिर तक अभी हमने आपको सारे अपने इश्यूज़ बताए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उन्हीं के आधार पर सरकार जो है अपनी विभिन्न मॉनेटरी पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी, प्राइस लेवल, फिशल पॉलिसी, जैसे टैक्सेशन निर्धारित करना है, अब यदि ऋण लेना है तो कितना ऋण लेना है, पब्लिक डेट पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर का डिसाइड करना है, ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी के द्वारा निर्धारित होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक कंज्यूमर का और एक प्रोड्यूसर का भी हमारी इकोनॉमी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक कंज्यूमर ही जो है वो मार्केट में डिमांड लेके हमारे सामने या मार्केट में या इकोनॉमी में खड़ा होता है, और एक प्रोड्यूसर जो है वो उस कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करता है या उसकी सप्लाई को मार्केट में प्रेजेंट करता है। तो ये डिमांड और सप्लाई की पूरी प्रक्रिया जो है ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के माध्यम से होती है, और ये मार्केट किसके कंट्रोल में होता है, सरकार या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। सारी इकोनॉमिक पॉलिसी या कंज्यूमर का बिहेवियर या प्रोड्यूसर का बिहेवियर, ये जो है ये हमारे मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये मार्केट जो है ये हमारी नेशनल इकोनॉमी को निर्धारित करता है, या नेशनल इकोनॉमी इस पर बेस्ड है। अ सेंट्रल इशू इन एन इकोनॉमी इज वेदर और नॉट मार्केट लेफ्ट अलोन automatically brings along long run economic equilibrium. If the free operation of the market forces, जो मार्केट फोर्सेस जहाँ पे स्वतंत्र प्रतियोगिता है, पूर्ण प्रतियोगिता है, eventually result in a full employment level of national economy with stable prices and economic growth, there would be no need of government intervention in the macro economy. अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि यदि अर्थव्यवस्था जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट स्थिति में आ चुकी है, फुल एम्प्लॉयमेंट स्थिति को प्राप्त कर चुकी है, ऐसी स्थिति में तो सरकार के गवर्नमेंट इंटरवेंशन या सरकार के हस्तक्षेप का मैक्रो इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मार्केट फ्री है, वो डिमांड और सप्लाई की शक्तियाँ आपस में स्वयं प्राइस लेवल का निर्धारण कर लेती हैं। लेकिन वास्तव में हम जानते हैं कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पूर्ण रोज़गार हम अपनी अर्थव्यवस्था में नहीं देख पाते हैं। तो जब तक कोई भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, जो कार्य करने का सक्षम है और उसे को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार डिमांड को क्रिएट करके, ऐसी अपनी इकोनॉमी के द्वारा मार्केट में डिमांड को क्रिएट करती है, अपनी फिशल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, सप्लाई साइड ऑफ पॉलिसीज़, बहुत सारी सरकार की ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिनके द्वारा वो मार्केट में डिमांड क्रिएट करती है, और जब डिमांड क्रिएट होगी तो ऑब्वियस सी बात है उस सप्लाई को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्थिति रहेगी या फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति अर्थव्यवस्था में नहीं पहुंचती, तब तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बना रहेगा। दैट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की आवश्यकता हमें हमेशा पड़ती रही। और और देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। द रियलिटी इज़ दैट all government intervention through their macroeconomic policies in a bid to achieve certain policy objective and improve the performance of the economy. सरकार क्यों अपनी सारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है
क्योंकि सरकार जो है अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट चाहती है, अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ चाहती है। लेकिन ये ग्रोथ के भी दो एस्पेक्ट होते हैं, ग्रोथ के भी दो तरीके से या डेवलपमेंट के भी दो एस्पेक्ट हैं। कुछ खर्चे सरकार के ऐसे होते हैं जो कि उस समय हो सकता है हमें अपना कोई रिटर्न न दे रहे हों। जैसे आप कह सकते हैं डिफेंस है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार के द्वारा किया गया व्यय। ये खर्चे जो होते हैं इन फील्ड पे सरकार जो खर्च करती है, इनका कोई तुरंत बेनिफिट हमें प्राप्त नहीं होता है, लेकिन लॉन्ग रन में इन्हीं के द्वारा सरकार जो है डेवलपमेंट करती है, देश जो है ग्रोथ की स्थिति में आता है और हमारी इकोनॉमी जो होती है वो स्ट्रेंथन होती है। कुछ खर्चे या कुछ एक्सपेंडिचर सरकार का ऐसा होता है जो तुरंत इकोनॉमी को अपना रिटर्न देगा, जैसे प्रोडक्शन से संबंधित, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं मेंटेनेंस से संबंधित जो कि लॉन्ग रन में देश की सुरक्षा, देश की नीतियों को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये सारी खर्चे, ये सारी पॉलिसीज़ भी सरकार समय समय पर निर्धारित करती है। इसमें जैसे कुछ सरकार की पॉलिसीज़ आपके डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं, जैसे टैक्सेस हैं, टैक्सेस जो गुड्स एंड सर्विसेज पे सरकार निर्धारित करती है, कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, पर्सनल इनकम टैक्सेस है, करंट सब्सिडीज़ हैं, ये सब जो हैं सरकार की पॉलिसीज़ जो हैं डायरेक्ट अपना इकोनॉमी पे प्रभाव डालती हैं। The government may intervene in the distribution of income generated by private market transaction in order to conform with some acceptable criteria of equity, that is minimum income guarantee। सरकार जो है मार्केट, जो प्राइवेट मार्केट होता है, उसमें भी अपनी पॉलिसी के माध्यम से डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सकती है। कैसे? सरकार ये निर्धारित कर देगी कि कोई भी मज़दूर, कोई भी वेज अर्नर जो है उसका शोषण ना हो, उसको कम से कम अपनी सेवाओं के बदले इतना तो उसको रिटर्न मिले, इतनी तो उसको वेज मिले कि वो अपना मिनिमम जीवन यापन कर सके, जिसको कि मिनिमम इनकम की उसको गारंटी हो, किसी भी प्रकार से उसका शोषण ना हो। तो ये सब नीतियाँ जो हैं ये करंट सर्विसेज जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं उसके अंतर्गत आता है। सरकार जो है तरह तरह के ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो हाउस होल्ड करती है, पेंशन स्कीमें सरकार निर्धारित करती है। तो जितनी भी इस तरह की सर्विसेज हैं इनका हमारी इकॉनमी पे मेजर इफ़ेक्ट है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे इफ़ेक्ट है, नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पर इनका इफ़ेक्ट है। और ये सब कैसे होता है? गवर्नमेंट की पॉलिसी। फिर देखिए नेक्स्ट, स्टेबलाइजेशन ऑफ इकॉनमी बाय अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस फ्लक्चुएशन in income and employment and to control movement in the general price level is another important role of the government in an economy। गवर्नमेंट का ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आय और रोज़गार के बीच में सरकार सामंजस्य निर्धारित करती है, इन नेशनल इनकम की एक अनइक्वालिटी को कम करने का प्रयास करती है। कैसे करती है? टैक्सेस वगैरह लगा के, कि जो अमीर व्यक्ति हैं उनसे ज़्यादा टैक्सेस ले और जो टैक्स देने के सक्षम नहीं है, बिलो पावर्टी लाइन है या बिलो सर्टेन लेवल हैं, उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट करती है। ये सब पार्ट सरकार की तरफ से किया जाता है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सरकार जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स या हमारी इकोनॉमी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे रिसेशन के समय आप समझते हैं, बूम का समय समझते हैं, इन्फ्लेशन है, इन सब समय सरकार को अपनी विभिन्न पॉलिसीज़ बना के इकोनॉमी को कंट्रोल करना पड़ता है एज द सिचुएशन में बी, जैसी सिचुएशन अर्थव्यवस्था के सामने हो। The government guide the overall pace of economic activity, attempting to maintain steady growth
high level of employment and price stability. By adjusting tax rate and public expenditure or managing the money supply and controlling the use of credit, the government can slow down or speed up the economy's rate of growth. It affects the price level and employment in the process. जैसी स्थिति हो, प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए सरकार उससे संबंधित योजनाएं बनाती है। तो ये सरकार का रोल आपने देखा मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, या अपनी इकोनॉमी में या मैक्रो इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सरकार का क्या रोल है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ब्रांचेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, इसकी क्या क्या या कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। मैक्रोस्टैटिक, STATICS। दूसरा है कंपैरेटिव स्टैटिक, और नेक्स्ट है मैक्रो डायनेमिक। मैक्रोस्टैटिक, कंपैरेटिव स्टैटिक एंड मैक्रो डायनेमिक, ये तीन आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस, या इन तीन ब्रांचेस के अंतर्गत हम सारी अपने इसके विषय को कवर करते हैं। सबसे पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रोस्टैटिक। व्हाट इज मैक्रोस्टैटिक? मैक्रोस्टैटिक describes the static equilibrium situation of the macroeconomic system. Static situation को explain करता है। According to कुरिहारा, ये एक अर्थशास्त्री हैं, इनका क्या कहना है देखिए। If the object is to show a still picture, एक स्थिर पिक्चर इकोनॉमी की बताना, still picture of the economy as a whole, the macrostatic method is appropriate technique। अगर हमें अपनी इकोनॉमी की एक स्थिर, एक स्टैटिक पिक्चर को प्रेजेंट करना है, देन मैक्रोस्टैटिक का जो एस्पेक्ट है दैट विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। और देख लीजिए, फॉर दिस टेक्निक इज वन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशंस बिटवीन मैक्रो वेरिएबल्स, जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं, इन द फाइनल पोजीशन। इन सारे मैक्रो वेरिएबल्स की स्टडी हम इनकी लास्ट स्टेज में या फाइनल पोजीशन पर आ जाने पर करेंगे। ऑफ द इक्विलिब्रियम, कौन सी फाइनल पोजीशन? जो कि संतुलन बिंदु पर हमें प्राप्त होती है। Without reference to the process of adjustment implicit in the final position. Such a final point of equilibrium, जो संतुलन का बिंदु होता है, may be shown by the equation आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। y is equal to C प्लस I, y इज इक्वल टू C प्लस I। अब देखिए y क्या है? ये टोटल इनकम है। y मीन्स टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। C इज द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड I द टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो क्लियर हो गया इसमें कि जो हमारी टोटल इनकम है किस पे डिपेंड कर रही है? टोटल कंजम्पशन प्लस टोटल एक्सपेंडिचर। जब हम टोटल का अध्ययन करते हैं एक स्थिर अवस्था में, हम उसको शो करना चाह रहे हैं, देन इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रोस्टैटिक। नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्टैटिक। दैट मीन्स देयर इज some comparison between. In economics, comparative static is the comparison of two different economic outcomes
जो दो आउटकम्स हैं, जो लास्ट प्रोडक्ट के आउटकम हैं, 2 डिफरेंट इकोनॉमिक आउटकम्स बिफोर एंड आफ्टर अ चेंज, मतलब किसी भी सिचुएशन के पहले और फिर कुछ चेंज हुआ उसके बाद, इन सम अंडरलाइन पैरामीटर्स. As a study of static, it compares 2 different equilibrium states. स्टैटिक में हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट की स्टडी करते हैं. आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, अगर कोई है, इट डज नॉट स्टडी द मोशन टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम नॉर द प्रोसेस ऑफ चेंज इटसेल्फ. आगे के किसी भी प्रोसेस की स्टडी मैक्रोस्टैटिक के अंतर्गत नहीं की जाएगी. वो केवल इक्विलिब्रियम या फाइनल स्टेज की स्टडी को करके हमें एक फाइनल पिक्चर प्रेजेंट करता है. इन इकोनॉमिक्स वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. अर्थव्यवस्था में हम 2 अलग अलग वेरिएबल्स देखते हैं. पहला है एंडोजीनियस एंड दूसरा है एक्सोजीनियस. एंडोजीनियस ENDOGENOUS, endogenous and exogenous variables. अब देखिए ये क्या है, एंडो और एक्सट्रो. Endogenous means any variable defined within the model, whereas extraneous variable refers to the constant term of parameter where its value is defined outside the model. पहला जो है, जो हमारे पैरामीटर्स मॉडल के अंतर्गत रखे गए हैं उनका क्या प्रभाव है उसका अध्ययन, और दूसरा क्या है, उस मॉडल के बाहर के भी बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो उस पर इफेक्ट डालते हैं, दैट इज़ एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल्स. दस, कंपैरेटिव स्टडी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ एंडोजीनियस वेरिएबल्स, जो कि उस मॉडल के अंतर्गत रखे गए हैं, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एक्स्ट्राजीनियस वेरिएबल. जो कंपैरेटिव स्टडी होगी वो इस बात को देखेगी कि पैरामीटर्स के अंतर्गत जो वेरिएबल्स हैं ये बाहर के वेरिएबल्स को किस प्रकार से इफ़ेक्ट डाल रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज द गुड्स मार्केट इज़ इन इक्विलिब्रियम. वस्तु बाज़ार जो है वो संतुलन की स्थिति में है. द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इंक्रीज आउटपुट, मतलब ऐसा बिंदु मार्केट में हमने पाया जहाँ पर कि डिमांड और सप्लाई बराबर है. लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है सप्लाई को बढ़ाया जाना. फॉर दिस इट विल नीड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट. ऑब्वियस सी बात है, जब संतुलन बिंदु के ऊपर हम किसी भी आउटपुट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो उस आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमें अपना एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ाना पड़ेगा. बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर रिसोर्सेज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज. जब ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, क्योंकि सरकार जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज को उसमें लगा रही है. द इक्विलिब्रियम विल मूव. तो जो हमारा संतुलन बिंदु था, जब हमने अपने एम्प्लॉयमेंट लेवल को, रिसोर्सेज को और एम्प्लॉय कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल जो था वो एक नए बिंदु पर प्राप्त होगा, एंड दैट इज़ द एक्सोजीनियस वेरिएबल चेंज. ये जो चेंज होगा, ये जो हमारे कंपोनेंट्स थे इनके बिहेवियर में चेंज करके सरकार ने, क्योंकि अपनी पॉलिसी में चेंज किया, इसलिए इनका जो प्रभाव आया ये एक्सोजीनियस वेरिएबल्स कहलाएंगे, जो कि संतुलन बिंदु के बाद लगाए गए हैं या रिसोर्सेज को उनको इंक्रीज किया गया है. कंपैरेटिव स्टैटिक इज़ सिमिलर टू टेकिंग फोटोज़ एट मैनी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. तो ये जो कंपैरेटिव स्टैटिक होती है ये केवल संतुलन बिंदु पे ही नहीं, वनस्पति आगे और पीछे के समस्त जो स्थितियाँ होती हैं, जो चेंजेस होती हैं, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया
जाता है। नेक्स्ट, मैक्रो डायनेमिक। थर्ड पॉइंट इज मैक्रो डायनेमिक। In economics, the term dynamic refers to the study of economic change. Dynamism, it means throughout the change in the economy. It aims to trace and study the behavior of variable through time. समय समय पर इन सारे वेरिएबल्स में जो चेंज आता है उनके बिहेवियर की स्टडी, मार्केट की स्टडी इसके अंतर्गत की जाएगी। एंड डिटरमिन वेदर दिस वेरिएबल टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। इन अदर वर्ड्स, इकोनॉमिक डायनामिक्स refers to the change in an economy system over time. समय समय पर जो इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज होता है जिन वेरिएबल्स की वजह से, उन सब का अध्ययन इस मैक्रो डायनामिक्स के अंतर्गत किया जाता है, जिनका इफ़ेक्ट आगे मार्केट बिहेवियर पर, बिजनेस पर या जनरल इकोनॉमी पर पड़ता है। If there is a change in any one or all of these, यदि इनमें से सब या किसी भी वेरिएबल्स, जैसे पॉपुलेशन है, कैपिटल है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, टेस्ट ऑफ पीपल है, लोगों की रुचि या हैबिट्स, द इकोनॉमी विल प्रिज्यूम अ डाइवर्स मार्केट। इकोनॉमी में, मार्केट में इन सब कारणों से, चाहे वो एक कारण हो या थोड़े थोड़े सारे कारण हैं, मिला के हमारे मार्केट पे अपना इफ़ेक्ट डालेंगे। एंड फिशल सिस्टम विल वेरी इन इट्स डायरेक्शन। जो हमारी वित्तीय व्यवस्था है वो इसी डायरेक्शन में, मार्केट जो है वो इसी डायरेक्शन में अपना इफ़ेक्ट हमारी इकोनॉमी पर छोड़ेगा। तो इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन डायनेमिक इन्वेस्टिगेशन इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो डायनेमिक मॉडल्स। तो यहाँ पर आपका इन सारे पॉइंट्स के साथ ही ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जो स्टार्ट किया है हमने, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपका पूरा इस वीडियो के साथ समाप्त होता है। इसमें कई वीडियो में हमने थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है